हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। हम कर रहे थे इंडियन एविडेंस एक्ट के एमसीक्यूज। तो जल्दी से नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, इंडियन एविडेंस एक्ट declares that anything said, done, or written by any one of the conspirators is relevant to prove conspiracy if it was in pursuance of their common intention, in reference to their common intention, prosecution of their common intention, redeeming their common intention। तो ये सेक्शन 10 में फॉल करता है। उसमें क्या दिया हुआ है? इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी। तो हमने कौन सा सेक्शन पढ़ा था जिसमें हमने किया था कि ये प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी पे बेस्ड है? दैट इज सेक्शन 10, जो कॉन्स्पिरेसी के साथ डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय पिस्टल alleged to be purchased on 15 September at Dehradun. A makes a statement that on 15 September he was at Lucknow, not at Dehradun. A's statement is relevant fact under। तो ये कौन से सेक्शन में रेलिवेंट होगी? सेक्शन 11 क्लॉज 2 में, जिसको हम रेजिड्यूरी सेक्शन भी बोलते हैं, एंड ये प्ली ऑफ एलबी में कवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A is tried for the murder of B by intentionally shooting him dead. The fact that A was in the habit of shooting at people with intent to murder them is relevant fact, irrelevant fact, neither relevant nor irrelevant fact in issue। तो ये relevant है या नहीं कि उसकी हैबिट थी किसी और को शूट करने की? तो ये relevant fact नहीं बनता है। Next, the question is whether a particular letter reached A. The fact that it was returned through the dead letter। तो ये relevant है या नहीं? Not relevant, irrelevant, relevant या none of the above। तो ये आएगा आंसर इसका, ये relevant होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एविडेंस ऑफ कस्टम कैन नॉट बी गिवन टू इस्टेब्लिश। तो कस्टम वाला जो एविडेंस है वो हम किस चीज के लिए नहीं देते हैं? कस्टम कौन से सेक्शन में आता है? सेक्शन 13 डील करता है इसके साथ। तो ये सिविल राइट के लिए दे सकते हैं, ईजमेंट्री राइट के लिए, कस्टमरी राइट के लिए, या क्रिमिनल राइट के लिए। किसके लिए नहीं दे सकते हैं? तो हमने ये नॉट का भी ध्यान रखना है, यहाँ पे नॉट है। तो ये क्रिमिनल राइट के लिए नहीं दे सकते हैं हम। सिविल के लिए दे सकते हैं, ईजमेंट्री के लिए दे सकते हैं, और कस्टमरी के लिए भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 13 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट राइट्स, राइट ऑफ फुल ऑनरशिप और फॉलिंग शॉर्ट ऑफ ऑनरशिप, कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल राइट, और ऑल ऑफ द अबव। तो ये सब पे एप्लीकेबल है, तो इसका आंसर होगा ऑल द अबव। Next question is, when existence of a state of mind or body or bodily feeling is in issue, which of the following facts are relevant? तो कहते हैं कौन से फैक्ट्स रेलिवेंट हो गए अगर स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडीली फीलिंग वो इशू में है? कौन सा सेक्शन डील करता है इसके साथ? सेक्शन 14 डील करता है। तो इसमें ऑप्शंस हैं, इंटेंशन एंड नॉलेज है उसमें, यस। नेग्लिजेंस एंड रैशनेस ये भी दिया हुआ है, इल विल गुड विल ये भी दिया हुआ है, सेवंथ कौन सा दिया हुआ है? गुड फेथ भी दिया हुआ है। तो ये सिक्स तो फॉल करते ही हैं। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑल द अबव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 35, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड। इन ट्रायल द इररेलेवेंट फैक्ट। तो यहाँ पे इररेलेवेंट फैक्ट बताना है हमने, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है हमने। यहाँ पे रेलेवेंट नहीं पूछा हुआ, यहाँ पे इररेलेवेंट फैक्ट पूछा हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ए वाज इन द हैबिट ऑफ शूटिंग एट पीपल विद इंटेंट टू मर्डर देम, ये इररेलेवेंट है। सेकंड इज ए ऑन अदर ओकेजन्स शॉट एट बी। थर्ड इज बोथ ए एंड बी आर रेलेवेंट। फोर्थ इज बोथ ए एंड बी आर नॉट रेलेवेंट। तो जो ये वाला है दैट ही शॉट एट बी ऑन अदर ओकेजन्स, तो ये तो रेलिवेंट बन जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शंस तो हो नहीं सकती नीचे वाली भी, तो बच गई ये, ए वाज इन द हैबिट ऑफ शूटिंग एट पीपल विद द इंटेंट टू मर्डर देम। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी करके हटे हैं। तो ये फैक्ट क्या होगा? इररेलेवेंट फैक्ट होगा। नेक्स्ट है, द ब्राइड्स ऑफ द बाथ केस इज बेस्ड ऑन विच सेक्शन। तो कहते हैं ब्राइड्स ऑफ द बाथ, ये केस का नाम है एक, इसको इस नेम से जाना जाता है। ये कौन से सेक्शन में फॉल करता है? तो ये सेक्शन 15 के साथ रिलेटेड क्वेश्चन है।
नेक्स्ट इज अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम्स रेलिवेंट। जो फैक्ट वैसे रेलिवेंट नहीं है वो रेलिवेंट कब बनेंगे? इफ दे आर सिग्निफिकेंट, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट, if they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable। तो इनमें से हमने चूज करना है। आगे इसका क्वेश्चन दिया है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। 1 2 एंड 3 ये तीनों ही करेक्ट हैं, सेकेंड ओनली करेक्ट है, या 1 एंड 2 करेक्ट है, या 2 एंड 3 करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा? सेक्शन कौन सा डील करता है? सेक्शन 11 डील करता है इसके साथ। तो ये अगर इनकंसिस्टेंट फैक्ट होते हैं तो वहां पे उसमें फॉल करते हैं, या फिर हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल में। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? 2 एंड 3। नेक्स्ट है हमारा, द एविडेंस रिलेटिंग टू कॉन्स्पिरेसी इज कॉमन मोटिव ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स एंड एनी एक्ट डन इन परसुएंस टू इट, common intention of the conspirators and anything in writing in pursuance of it, common intention of the conspirator and anything said, done, or written by any one of them in furtherance of that common intention, and fourth is common motive of the conspirators and the state of witnesses। तो हमने conspiracy वाला जब सेक्शन किया था तो वहां पे इसकी जो ऑप्शन बनेगी वो क्या बनेगी? हमने लाइन पढ़ी थी, common intention of the conspirators and anything said, done, or written by any one of them। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनती है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीआईपी इज, जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है वो क्या है? सब्सटेंटिव है, कॉरोबरेटिव एविडेंस है, या कोई एविडेंस ही नहीं है, या हियर से एविडेंस है? तो ये कॉरोबरेटिव एविडेंस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट इज वेदर डी that document X is the will of A, which of the following is relevant? यहाँ पे is आएगा, ये is है। तो A had consulted advocates in reference to making will, क्या ये relevant है? A had caused drafts of wills to be prepared of which he did not approve। C is A had made the queries as to the value of his estate which he has bequeathed, या फिर all the above। तो ये सारी चीजें relevant हैं, तो all the above इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फैक्ट दैट देयर आर सर्टन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्टन प्लेस। तो ये चीज हमने किस में पढ़ी थी? जब हम डेफिनेशंस इंटरप्रिटेशन क्लॉज कर रहे थे तो उसमें पढ़ी थी कि अगर कोई भी कुछ सर्टन ऑब्जेक्ट्स हैं अगर वो अरेंज किए गए हैं किसी प्लेस पे तो वो क्या है? वो एक फैक्ट है। ए इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, दिस इज अ फैक्ट, स्टेटमेंट, एविडेंस और डॉक्यूमेंट, ये भी एक फैक्ट है। नेक्स्ट है हमारा Question 43. As per preamble of the Indian Evidence Act, the purpose of this act is, क्या purpose है? To provide, define and amend the law of evidence, to provide, consolidate the law of evidence, to define and amend the law of evidence, या fourth, to consolidate, define and amend the law of evidence। तो इसकी correct option अगर आप wording देखेंगे तो वो क्या है? Consolidate, define and amend the law of evidence। Next question is the Evidence Act was drafted by, तो किसने ड्राफ्ट किया था? इसमें ये दो ऑप्शंस आपको सिमिलर लगेंगी कि ये सेम ही ऑप्शंस हैं, बट नो, इसमें डिफरेंस है। फर्स्ट ऑप्शन इज लॉर्ड मैक्यूले, नहीं इन्होंने नहीं किया। सेकंड है सर जेम्स एफ स्टीफन, थर्ड इज सर जेम्स स्टीफन एंड फोर्थ इज सर हेनरी समर मेन। इन्होंने तो पहले ड्राफ्ट ये लेके आए थे, सर हेनरी मेन लेके आए थे, बट वो अप्रूव नहीं हुआ था। फिर जो सर जेम्स एफ स्टीफन थे उनका जो ड्राफ्ट था वो अप्रूव हुआ था। ठीक है, अगर ऑप्शंस ये दोनों मिल जाएंगी तो करेक्ट ऑप्शन जेम्स एफ स्टीफन है, क्योंकि उनका पूरा नाम ये जेम्स एफ स्टीफन से पड़ता है। नेक्स्ट इज एज पर सेक्शन 1 ऑफ एविडेंस एक्ट द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। तो कब एक्ट केम इनटू फोर्स हुआ था? द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, यस, it was September 1, 1872। Next question is under section 1 of Indian Evidence Act, the proceedings which are specifically excluded from the operation of Evidence Act, specifically means के एक्ट में जो प्रोवाइड की गई है, स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है एक्सक्लूड करने के लिए।
Proceedings before industrial tribunal? No. Before arbitrators? Before administrative tribunals? None of the above. तो arbitrators वाला हमने पढ़ा था कि उसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू सिविल प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, बोथ सिविल एंड क्रिमिनल, नन ऑफ द अबव. तो ये दोनों पे एप्लीकेबल है. द कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट इंक्लूड. तो कोर्ट में क्या इंक्लूड नहीं होता है? तो कोर्ट में कहते हैं जज, मजिस्ट्रेट, आर्बिट्रेटर, पर्सन लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस. तो कोर्ट की जब हमने डेफिनेशन की थी तो उसमें किसको एक्सक्लूड किया था? एक्सक्लूड किया था आर्बिट्रेटर को. तो जज भी है कोर्ट, मजिस्ट्रेट भी, एंड पर्सन लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when A is accused of murder of B, the relevant factor. तो A had motive and opportunity to kill the B, ये भी relevant है. A had made preparation by buying a knife, ये भी relevant है. Third is after murder A was seen running with blood stained knife in hand, ये भी relevant है. Fourth is all the above. तो आंसर होगा इसका all the above. Next is law of evidence is lex talionis, लेक्स फॉरी, लेक्स लोकी, लेक्स सिटस. तो ये लेक्स फोरी है, दैट इज लॉ ऑफ द फॉर्म फोरम. नेक्स्ट है, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट मोटिव बिकम्स मोर रेलिवेंट इन अ केस बेस्ड ऑन. तो मोटिव कहाँ पे ज्यादा रेलिवेंट होगा? जहां पे डायरेक्ट एविडेंस है? नो. सर्कमस्टांशियल, डॉक्यूमेंट्री, या विदाउट एनी एविडेंस? तो जहां पे भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस होते हैं वहां पे मोटिव ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है. Next is the conduct to be relevant under Section 8 of Evidence Act. It must be previous, subsequent, maybe either previous or subsequent, none of the above. तो हमने सेक्शन 8 जब किया था तब हमने कंडक्ट के बारे में पढ़ा था. तो ये प्रीवियस एंड सब्सीक्वेंट कोई भी हो सकता है. नेक्स्ट है, इन अ ट्रायल ऑफ ए फॉर द मर्डर ऑफ बी, मार्क्स ऑन द ग्राउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रगल एट और नियर द प्लेस ऑफ मर्डर इज अ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, necessary to explain or introduce, showing existence of state of mind or body as occasion, cause or effect of a fact in issue. तो इसमें क्या जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सी होगी? कौन सी चीज रेलिवेंट बनेगी यहाँ पे? ये इफेक्ट. तो ये उसका इफेक्ट आएगा. नेक्स्ट है, इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 6, 7 एंड 8 ऑफ एविडेंस एक्ट. तो कौन सा केस आया था? ये था RM मलखानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. तो इस केस में स्पेसिफिकली जो टेप रिकॉर्डिंग कन्वर्सेशंस हैं उनके बारे में बात की गई थी. इसमें कुछ गाइडलाइंस भी दी गई हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. Next is presumption of fact under Indian Evidence Act is based on logic, human experience and natural events and nature, law of nature, is based on provisions of law, cannot be ignored by the court, is of certain and uniform position. तो जो हमारी presumption है, these are based on logic, human experience and natural events and law of nature. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट है ये. अ मैप और प्लान इज डॉक्यूमेंट, एन इंस्क्रिप्शन ऑन मेटल प्लेट इज डॉक्यूमेंट, अ कैरिकेचर इज नॉट अ डॉक्यूमेंट, दैट अ मैन सेड सर्टेन वर्ड्स इज अ फैक्ट. तो सेक्शन 3 जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है उसमें ये मैप एंड प्लान दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट है. यस. इंस्क्रिप्शन ऑन मेटल प्लेट, ये भी डॉक्यूमेंट है. ये कैरिकेचर इज नॉट अ डॉक्यूमेंट, ये यहाँ पे नॉट लिखा है, तो ये हमने ध्यान रखना है. फोर्थ इज दैट अ मैन सेड सर्टेन वर्ड्स एंड ये एक फैक्ट है. तो इसकी ऑप्शन क्या बनेगी कि नॉट करेक्ट वाली? कैरिकेचर. कैरिकेचर इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट. ठीक है. इसी के साथ हमारे सेक्शन 1 to 16 तक जो MCQs बनते थे वो कवर हो चुके हैं. आई होप कि आपको ये अच्छे लगे होंगे. हम आगे की वीडियोस में बाकी सेक्शंस को कवर करेंगे. अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें. थैंक यू.